Hello students, welcome back to my channel. How is your preparation going on for NEET and JEE exam? I hope you all are preparing well at your home. Today in this lecture we are going to solve one more question, and I have taken this question from Force and Laws of Motion. And this particular question is based on the concept of tension. Tension नहीं लेनी, solve हो जाएगा. Firstly, read the question. The question says, a metal sphere is hung by a string fixed to a wall. The forces acting on the sphere are shown in the figure. Which of the following statement is correct? हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं और पूछा गया है इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी एंड ऑप्शंस आर प्रेजेंट ओवर हियर ए बी सी डी और ये डायग्राम गिवन है. इस डायग्राम में जितनी भी फोर्सेस हैं ये इन्होंने मेंशन कर दी है. तो सॉल्व करें. तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक स्फीयर था जिसपे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक W फोर्स लग रही है और एक राइट साइड पे एक फोर्स लग रही है R नाम की. अगर हम सारी फोर्सेस देखें तो यहाँ ऑप्शंस में ना R, T, W ये इस तरह की फोर्सेस है. तो सबसे पहले तो जितनी भी फोर्सेस पिक्चर हो सकती है उन सबको कर देते हैं. डेफिनेटली ये W को मैं वेट जैसा कंसीडर कर सकती हूँ. अगर नहीं भी करें तो भी आराम से हो जाएगा. हम क्या करते हैं यहाँ पे ये पॉइंट को ऑब्जर्वेटरी पॉइंट मान लेते हैं. अगर ये थ्रेड से बांधा हुआ है तो थ्रेड पे डेफिनेटली टेंशन एक्ट कर रही होगी. व्हाट टेंशन इज? टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स जो हमेशा स्ट्रिंग पे लगती है और टेंशन की डायरेक्शन हमेशा ऑब्जर्वेटरी पॉइंट से दूर जाते हुए लेना. आप जिस मर्जी डायरेक्शन में ले सकते हैं टेंशन की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैं ऑब्जर्वेटरी पॉइंट से हमेशा दूर जाते हुए कंसीडर करूंगी. अगर मेरा ऑब्जर्वेटरी पॉइंट ये था तो मैंने इससे दूर जाते हुए टेंशन ऊपर की तरफ लगा दी. मैंने यहाँ पे ही टेंशन क्यों लगाई? क्योंकि इसको एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और अगर धागा है तो टेंशन डेफिनेटली लगेगी. अच्छा, हम एक ये टेंशन क्या है? ये फोर्स है ना, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर होता है जिसके पास एक मैग्नीट्यूड भी हो, जिसके पास एक डायरेक्शन भी हो. अगर मैंने यहाँ पे ये एक एरो मार्क करा है तो ये वेक्टर को डिनोट करेगा. इस वेक्टर की लेंथ, इस वेक्टर का लेंथ जो होगा वो एरो की लेंथ के को मतलब डिनोट करेगा और इस एरो की डायरेक्शन क्या है वो वेक्टर के डायरेक्शन को डिनोट करेगी. तो वेक्टर्स का बेसिक जब हमने किया था हमने एक चीज क्लियरली देखी थी कि अगर एक वेक्टर रखा हुआ है, मैं इस वेक्टर को यहां से उठा के जहां मर्जी रख सकती हूँ. कंडीशन क्या है? ना मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती और ना ही मैं इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकती. लेट्स से अगर हमारे पास ये एक वेक्टर था जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, मैं इस वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ रख दूं. आपने ध्यान से देखा होगा ना मैंने इसके डायरेक्शन को चेंज करा ना मैं इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करी, तो वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आया. दो चीजें ही होती है वेक्टर के पास, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी डायरेक्शन. हमने बोला है वेक्टर चेंज तब तक नहीं होगा जब तक आप उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करोगे, दूसरा जब तक आप उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करोगे. पर डेफिनेटली आप एक वेक्टर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे आराम से रख सकते हैं. ये हम क्यों बोल रहे हैं? अगर यहाँ इस पॉइंट पे टेंशन बाहर की तरफ जा रही है, टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, फोर्स इज अ काइंड ऑफ वेक्टर, तो मैं इस पॉइंट पे इस वेक्टर को, ये जो बाहर की तरफ जा रहा था, मैं इस वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ रख सकती हूँ. देखो ना मैंने इसके डायरेक्शन को चेंज करा ना मैंने इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करा. तो डेफिनेटली ये टेंशन अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ओ पॉइंट की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि यार एक फोर्स है जो यहाँ बीच में कहीं पे जा रही है और ये फोर्स, ये इस फोर्स के कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आएगा और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आना चाहिए. जो हॉरिजॉन्टल और डायरेक्शन में मेरे को फोर्सेस गिवन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में मुझे फोर्सेस गिवन है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कुछ R फोर्स है, वर्टिकल कंपोनेंट में कुछ W फोर्स है. तो डेफिनेटली मैं इसको मान सकती हूँ कि एक कोई फोर्स थी हमारे पास, ये कोई x है लेट्स से, ये कोई y है लेट्स से. इसका रिजल्टेंट अगर हम r वेक्टर बाहर बनाते थे तो याद है हमने वेक्टर्स में रिजल्टेंट को लिखा था x r वेक्टर इक्वल टू x वेक्टर प्लस y वेक्टर. यस और नो? कंडीशन क्या थी कि सेंटर से r भी बाहर जा रहा था, सेंटर से x भी बाहर जा रहा है, और सेंटर से हमारे पास y कंपोनेंट भी बाहर की तरफ जा रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो t है ये सेंटर के टुवर्ड्स जा रहा है, R बाहर जा रहा है और W भी बाहर जा रहा है. तो मैं
ऐसा कर सकती हूँ क्या कि अगर मैं इस टेंशन के डायरेक्शन को चेंज कर दूं, मैं मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रही पर मैं डायरेक्शन को चेंज कर दूं, तो मुझे यहाँ पे माइनस टी वेक्टर लिखना चाहिए। मैंने 2 मिनट पहले तुम्हें ये चीज बताई है कि वेक्टर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं करोगे। पर मैंने क्या करा, मैंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तभी तो मैंने यहाँ पे टी ना लिख के माइनस टी लिखा। मैग्नीट्यूड सेम लिखा है, ये भी टी था ये भी टी था, पर मैंने यहाँ पे माइनस साइन इस वजह से लिखा बच्चों, क्योंकि मैंने इसको रोटेट कर दिया बाय 180 डिग्रीज। अगर ये ऊपर जा रहा था तो मैंने नीचे जाता हुआ बना दिया। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सेंटर से टी बाहर की तरफ जा रहे हैं और आर और डब्ल्यू ये भी बाहर की तरफ जा रहे हैं, और डेफिनेटली ये जो आर और डब्ल्यू है ये मुझे कॉम्पोनेंट जैसे दिखाई दे रहे हैं टी के। तो क्या हम लिख सकते हैं कि माइनस टी वेक्टर विल एक्ट एज द रिजल्टेंट ऑफ आर वेक्टर एंड डब्ल्यू वेक्टर, यस और नो। तो यहां से ये 0 के बराबर आ जाएगा आर वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर, और ये माइनस टी वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा प्लस टी वेक्टर। दैट मीन्स मेरे पास एक ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, 1 तो ठीक हो गया कि आर टी और डब्ल्यू का सम टोटल अगर हम करेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही हमें बाकी के सारे जो है फैक्टर्स हैं या सारे के सारे ऑप्शंस हैं वो हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है। उनको देखने के लिए करते हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को क्लीन करती हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे टी मार्क करा था जो सेंटर से अंदर की तरफ जा रहा था, जैसे ये टेंशन थी बाहर अंदर जा रही है, तो मैंने यहाँ पे टेंशन को मार्क कर दिया। अगर ये वर्टिकल के साथ ये स्लैंट लाइन थीटा एंगल बना रही है तो ये वर्टिकल के साथ ये वाला भी थीटा मार्क करेगी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें कि जो टी वेक्टर का हमने यहाँ फॉर्मूला लिया है, मैं इस फॉर्मूला को रिजोल्व करूं। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला हमने करा था आर वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो r है ये t के बराबर है, रिजल्टेंट है। a और b r और w है, और यहाँ पे जो cos थीटा होता था वो a और b के बीच का एंगल था। अगर ये a है ये कोई b है तो a और b के बीच का एंगल हम थीटा मार्क करते थे। तो यहाँ पे ये जो थीटा होगा r और w के बीच का ये तो 90 डिग्रीज के इक्वल है। दैट मीन्स मुझे यहाँ लिखना चाहिए इस फॉर्मूला के हिसाब से, इस पे अगर मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनाऊं, ये बनेगा t का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस w स्क्वायर प्लस 2rw cos 90 डिग्रीज, क्योंकि r और w में 90 डिग्री का एंगल है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। डेफिनेटली हम ये लिख सकते हैं दैट r स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। दैट मीन्स मेरे पास जो सेकंड स्टेटमेंट गिवन है ये भी सही निकल गई। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होती अगर यहाँ पे वेक्टर्स लिखा होता, इन्होंने स्केलर्स की तरह ट्रीट करा। यहाँ जो इक्वेशन बनकर आई है बच्चे ये तो वेक्टर्स है ना, हम इनको वेक्टर्स की तरह ट्रीट करेंगे, स्केलर्स की तरह क्यों ले? डायरेक्शन तो ली नहीं है ना, मुझे नहीं पता कि t और r को प्लस करके मुझे को एक नॉर्मल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि दो वेक्टर्स अगर आप ऐड कर रहे हो आपको डायरेक्शंस देखनी पड़ेंगी। अगर सेम तरफ जाएंगे दोनों वेक्टर्स तो वो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, ऐड थोड़ी ना होंगे। तो ये स्टेटमेंट तो हमारे पास इनकरेक्ट आ गई। लास्ट स्टेटमेंट देख ले, हम यहाँ पे r और w अगर मार्क करके चलूं और मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल फॉर्म कर दूं, ये r वेक्टर यहाँ टुवर्ड्स राइट जा रहा था, मैंने इस r वेक्टर को उठा के इधर रख दिया, ना मैंने डायरेक्शन चेंज करी ना मैंने इसका मैग्नीट्यूड चेंज करा। अच्छा, अगर मैं ये ट्रायंगल लूं o a और b वाला, हम यहाँ पे मैं इसको साइड में निकालती हूँ, ये वाला एंगल है हमारे पास थीटा, ये था हमारे पास W वेक्टर, ये है हमारे पास R वेक्टर। मैं इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू निकालती हूँ। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूसली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर दैट इज R, और यहाँ पे जो बेस है दैट इज W। तो R की वैल्यू क्या आ गई, R इक्वल्स टू W tan थीटा। दैट मीन्स ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी करेक्ट हो गया। दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ये तीनों करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। दैट मीन्स सी ऑप्शन आप ऑप्ट करोगे। बेसिक ही था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था कि वेक्टर्स की डायरेक्शन भी आपको इस चैप्टर में आपने फोर्सेस के बारे में भी देख लिया, वेक्टर्स के बारे में भी देख लिया, रिजल्टेंट के बारे में भी देख लिया। एक ही क्वेश्चन में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो गए। यहाँ से पता लगता है बेसिक्स होना, बेसिक्स के बारे में पता होना कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी डाउट आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं आपके वो क्वेश्चंस आराम से सॉल्व करवा दूंगी आपको।
Okay, guys, bye.